वेलकम बैक। कतर में तालिबान का राब्ता दफ्तर कायम हुए तकरीबन एक हफ्ता होने को है, लेकिन बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का अमल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अमरीका से तालिबान का राब्ता इंतहाई अहम और ठोस पेशरफ्त तस्वुर किया गया, जिस पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा था। इस पेशरफ्त में पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार रहा है। अगरचे अफगान हुकूमत अभी नाराज़ नजर आती है, लेकिन तवक्को की जा रही है कि बिला फिर वो भी इस अमन अमल का और इस गुफ्तगू का हिस्सा बन जाएगी। दोहा में तालिबान का दफ्तर कायम होने के बाद इब्तदाई तौर पर कुछ बदमज़गी सामने आई और दफ्तर पर तालिबान का झंडा लहराने के बाद हामिद करज़ई और उनकी इंतज़ामिया ने नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन तालिबान की जानिब से अब मौक़िफ़ में नरमी के बाद उम्मीद हो चली है कि यह गुफ्तगू जल्द शुरू हो जाएगी, मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए खुसूसी अमरीकी नुमाइंदे जेम्स डॉबिन्स ने पिछले हफ्ते दोहा में दो टोक अल्फाज में ये कहा था कि मुश्किलात के बावजूद मुज़ाकरात के हवाले से अमरीका पुरउम्मीद है, लेकिन ये एक मुश्किल सफर की हौसला अफजा शुरुआत है। आज भी इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त हुई है और अमरीकी नुमाइंदे जेम्स डॉबिन्स आज इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से हुई। इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी भी मौजूद थे, जिसमें खित्ते की सलामती की सूरत हाल और अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों के उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में अमरीकी नुमाइंदे ने पाकिस्तानी क़यादत को हालिया मुसाहलती कोशिशों और दोहा में तालिबान के दफ्तर खुलने से आगाह किया। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का सबसे ज़्यादा ख्वाह है। और इसी के साथ एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अफगान सदर हामिद करज़ई से टेलीफोनिक राब्ता किया और इस राब्ते में अफगान अमन अमल के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार हो सकता है, पाकिस्तान की जो कोशिशें हो सकती हैं, उससे मुताल्लिक़ उन्हें एतमाद में लिया गया। इसी अमन अमल के हवाले से सवालात के जवाब ढूंढने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान जनाब सलीम साफ़ी से। बहुत शुक्रिया जनाब सलीम साफ़ी साहब। आप फरमाइएगा कि ये जो मुज़ाकरात अमरीका और तालिबान के दरमियान दोहा में मुतवक्के हैं, एक हफ्ता गुजर गया, अभी तक ये मुज़ाकरात नहीं हो सके, कितने पुर उम्मीद हैं आप कि ये मुज़ाकरात अब शुरू हो जाएंगे? तालिबान के मौक़िफ़ में भी कुछ नरमी आ चुकी है? देखिए, मसला हर किसी का अलग अलग है। एक है अमरीकियों का मसला, एक है तालिबान का मसला, एक है पूरे अफ़गानिस्तान का मसला और एक है पाकिस्तान का मसला। जो कुछ कतर में हो रहा है उससे दो फरीक़ों के मसाइल के हल की कुछ उम्मीद की जा सकती है, एक अमरीका और एक तालिबान। अमरीका का मसला इस वक्त ये है कि वो बाहर सूरत अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है और उसके लिए उसे एक ऑनरेबल एग्ज़िट चाहिए, और मेरे ख़्याल में अगर तालिबान चाहें तो ये आसानी के साथ उनको दे सकते हैं। जहाँ तक तालिबान का मसला है तो तालिबान का मसला नंबर 1 यही है कि वो अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला चाहते हैं और वहाँ पे अपने लिए स्पेस चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल में अमरीकी अगर ये मुज़ाकरात ना भी हों तो चूँकि वो निकल रहे हैं तो अमरीकी तालिबान के मुतालबे को पूरा कर सकते हैं। जो 2-3 डिमांड्स हैं अमरीका के कि अल-कायदा को जगह ना दी जाए या फिर ये कि मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान आलमी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, तो मेरे ख़्याल में तालिबान उनको आसानी से मान सकते हैं। तो एक तो इन दोनों के लिए एक दूसरे के मुतालबात को मानना भी आसान है और बुनियादी तौर पर कतर में इन दो फरीक़ों के मुज़ाकरात हो रहे हैं। जहाँ तक अफ़गानिस्तान के मसले का ताल्लुक़ है तो अफ़गानिस्तान का मसला सिर्फ़ गैर मुल्की अफवाज के इनखला से हल नहीं होगा, बल्कि जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ फैक्शंस हैं उनका इफ़हाम व तफ़हीम ज़रूरी होगा, जिसमें शमाल के लोग भी हैं, जनूब के लोग भी हैं, लेफ़्ट के भी हैं, राइट के भी हैं, प्रो अमेरिका भी है, एंटी अमेरिका भी हैं। तो कतर प्रोसेस में उसके लिए कोई बेहतर सूरत गरी एक तो नज़र नहीं आ रही और दूसरा अभी तक अफ़गान हुकूमत भी उसमें फुली ऑन बोर्ड नहीं है, जो कि मुख्तलिफ़ फैक्शंस की नुमाइंदगी कर रही है। जहाँ तक पाकिस्तान का मसला है तो पाकिस्तान का मसला एक तो ये है कि ख़ुद पाकिस्तान के अंदर जो TTP का मसला है या अफ़गानिस्तान से जो दीगर किस्म के फॉलआउट्स हो रहे हैं पाकिस्तान पे, उसका रास्ता रोके और अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए। अब इन दोनों के लिए भी कोई ज़्यादा होमवर्क मुझे कतर में नज़र नहीं आ रहा। तो अगर तो अमरीकी अफ़गानिस्तान से बग़ैर किसी रिकन्सिलिएशन के और अफ़गानिस्तान में
پرامن مستقبل کے لیے کوئی روڈ میپ دیے بغیر نکلتے ہیں تو اس صورت میں امریکہ کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا اور شاید طالبان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن افغانستان مزید انتشار اور خونریزی کی طرف جائے گا، نتیجتاً پاکستان پہ بھی زیادہ مضر اثرات مرتب ہوں۔ زاوی صاحب، آپ نے فرمایا کہ ان مذاکرات سے امریکہ اور افغان طالبان کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے آپ نے کہا کہ کوئی آپ کو بہت مناسب صورت وہاں نظر نہیں آتی، مگر یہ مذاکرات جو شروع ہوئے ہیں ان کے شروع کرنے میں پاکستان کا کیا کردار رہا ہے؟ کیا کردار ہے پاکستان کا؟ دیکھیے، جہاں تک قطر پروسیس کا تعلق ہے تو اس میں تو پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ اس سے پہلے امریکیوں نے اپنے تئیں یہ کوشش کی تھی کہ طالبان کے ساتھ روابط استوار کر لیں، اور اس کے لیے بھی قطر ہی کو مرکز بنایا گیا تھا آج سے 2 سال پہلے، لیکن چونکہ پاکستان آن بورڈ نہیں تھا اس لیے وہ بیل منڈے نہ چڑھ سکا۔ اس مرتبہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں پاکستانی انٹیلیجنس نے، پاکستانی فوج نے اور پاکستانی دفتر خارجہ نے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے امریکن کو، طالبان کو مذاکرات پہ آمادہ کرنے کے لیے بھی، طالبان کو قطر تک رسائی کے لیے سہولیات دینے کے حوالے سے بھی، اور پھر جو بہت بڑی بڑی مس انڈرسٹینڈنگز تھی ان کو رفع کرنے میں بھی پاکستان کے تمام اداروں نے پوری طرح کردار ادا کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ صرف فارن آفس نے کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سابقہ دور سے یہ کوششیں جاری تھی، اور پاکستان کے دونوں اداروں نے اس میں نہ صرف یہ کہ کردار ادا کیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کی بنسبت پاکستانی حکومت اور پاکستانی ادارے زیادہ آن بورڈ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے امریکی میڈیا میں پاکستان کے خلاف لیکس بھی بند ہوئی ہیں، اور اب اس پروسیس کے حوالے سے تو خود امریکی عہدیداروں نے بھی اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اہلکاروں نے بھی پاکستان اور پاکستانی فوج کے اور پاکستانی دفتر خارجہ کے رول کو اپریشیٹ کیا ہے، بالخصوص انہوں نے پاکستانی بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، جیو نیوز کے پروگرام جرگہ کے میزبان، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو امن عمل دوحہ میں شروع ہونے جا رہا ہے، جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی انفولڈ ہونا باقی ہیں، تاہم وہی بات جو امریکی صدر نے بھی کہی تھی کہ یہ تمام گفتگو کا جو پروسیس ہوگا یہ بہت سست روی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور بہت دشوار گزار ہوگا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی کراچی کی صورتحال کی، کیا آل پارٹیز کانفرنس اس مسئلے کا حل ہے؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور بد امنی کا سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہر روز یہ شہر اپنے باسیوں کی لاشیں اٹھا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی کراچی اور صوبے کے دیگر حصوں میں ٹارگٹ کلنگ پر قابو پانے کے لیے سندھ حکومت کو مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے، لیکن ایسی ہدایات سپریم کورٹ کی جانب سے 2011 سے مسلسل دی جا رہی ہیں، جس میں بار بار کہا گیا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور حکومت اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ٹارگٹ کلنگ، نو گو ایریاز، بھتہ خوری، تمام امور پر سپریم کورٹ کے واضح احکامات موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کراچی کے شہری ان تمام مسائل سے اب بھی دوچار ہیں اور صورتحال میں ابتری ہی ہو رہی ہے۔ کراچی کے 106 تھانوں کی حدود میں رواں سال اب تک 1500 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ انتظامیہ اور حکومتی سطح پر بے حسی ہے، اور اسی جانب یہ تمام صورتحال جو اشارہ کرتی ہے، اس پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس مشیر عالم یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر انتظامی اور سیاسی نیک نیتی ہو تو کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ انتظامی نیک نیتی تو اب تک سامنے نہیں آئی، لیکن سیاسی نیک نیتی کا بھی فقدان نظر آتا ہے۔ بہرحال کراچی میں امن و امان کے قیام اور ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور دیگر مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت نے جولائی کے پہلے ہفتے میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پچھلے ہفتے کے اواخر میں سندھ کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اے پی سی میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی تاکہ کراچی میں جاری بد امنی پر قابو پایا جا سکے۔ ابھی جو ہے سندھ حکومت آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانے والی ہے، مختلف پارٹیوں سے مشاورت چل رہی ہے، اور ان مشاورت کے بعد ایک تاریخ طے کر کے
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। सिंध के वजीर इत्तलात कह रहे थे कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, लेकिन क्या ये कराची के मसले का हल होगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के सीनियर तजज़ियाकार जनाब इदरीस बख्तियार साहब। बहुत शुक्रिया इदरीस बख्तियार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइए कि सिंध हुकूमत अब चाहती है कि कराची के मसले के हल के लिए APC बुलाई जाए। क्या कराची के मसले का हल APC में ही है? कराची के मसले का हल, जैसे कि आपने खुद अभी कहा, कराची का बहुत सारे मसाइल हैं कराची के। उनमें एक मसला APC भी हो सकता है, उसका एक हल। एक इंतज़ामी मामलात हैं, जैसे आपने बताया। ये सब चीज़ें जब तक मिल के तय नहीं की जाएंगी, उस वक्त तक कराची का मसला हल नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, हुकूमत को चाहिए कि ऑन बोर्ड ले और तमाम लोगों से बात करें, उनसे उनके मसाइल पूछें और जो हल हो सकते हैं। शहर में जो टारगेट किलिंग हो रही है, जो भत्ताखोरी हो रही है, इसमें तमाम सियासी जमातों का एक नुक्ता नज़र होगा। वो नुक्ता नज़र बहुत सारा हमें और आपको सबको मालूम है कि एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे। एक APC में लोग अपनी बातें दिल खोल के बयान कर लें और उसके बाद उन्हीं लोगों से ये पूछा जाए कि इसका हल क्या है, आपकी क्या तजावीज़ हैं, किस तरह से इन मामलात को ठीक किया जा सकता है। मेरे ख्याल में एक हद तक ये मामला APC के ज़रिए हल हो सकता है और इसी APC में ये मामला भी सामने आएगा कि इंतज़ामी तौर पे आप मौसर नहीं हैं। अगर यहाँ हुकूमत सिंध मौसर हो इंतज़ामी तौर पे, तो एक आदमी कत्ल हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, पता चलाएं किसने मारा है और उस आदमी को अदालत में पेश करें। मुमकिना तौर पर जो जमातें APC में शामिल हो सकती हैं, उनका मुमकिना रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? कौन कौन से मामलात हैं जो मुख्तलिफ जमातों की जानिब से उठाए जा सकते हैं? एक तो मेरा ख्याल है तमाम जमातें, जैसे मैंने अर्ज किया, एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगी। एक जमात कहेगी कि ये दूसरी जमात हमारे कारकुनों को मार रही है, दूसरी जमात कहेगी कि वो तीसरी जमात हमारे कारकुनों को मार रही है, ये भत्ता वसूल करते हैं, ये भत्ता नहीं वसूल करते हैं। तो ये इल्ज़ाम तराशी तो होगी और ये बातें मुस्तकिल कही जा रही हैं। तो क्या ये जमातों के नाम लेते हैं लोग? कराची के मसले पर ये तमाम जमातें जिनका जिक्र किया जा रहा है, उसमें सियासी जमातें भी हैं, मजहबी जमातें भी हैं, कराची के मसले पर एक ज़बान हो सकती हैं? शुरू में नहीं होंगी। ये एक एफर्ट है जो ज़रूरी है करना। शुरू में नहीं होंगी। जैसे मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को दूसरी सियासी जमातों से शिकायत है, सियासी वजूहात की बिना पर भी, अमन व अमान के हवाले से भी सबको शिकायत है। तो पहली दफ़ा में ये एक ज़बान नहीं होंगी, लेकिन ये एक डिबेट है जो शुरू हो जाए और ये अच्छा इनिशिएटिव, मैं समझता हूँ अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग मिलकर बैठें, तमाम मामलात पे बहस मुबाहिसा करें और उसका कोई हल तलाश करें। बहुत शुक्रिया जनाब इदरीस बख्तियार साहब, जियो न्यूज़ के सीनियर तजज़ियाकार। कहना यह था कि ये एक अच्छा अमल होगा अगर APC बुलाई जाती है, तमाम सियासी और मजहबी जमातें मिल बैठती हैं और कराची के मसले का कोई हल इसमें निकल आता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत को ये भी समझना होगा कि इंतज़ामी सतह पर इस वक्त जो बेकायदगियाँ मौजूद हैं, जो मौसर हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही और कराची में रोज़ाना लाशें गिरने का सिलसिला जारी है, इसको काबू पाने के लिए शायद APC से बहुत पहले कुछ ना कुछ सिंध हुकूमत को कर लेना चाहिए। जैसे कि प्रोग्राम की इब्तिदा में आपको बताया कि कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।